तो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम M2 फिजिक्स क्लासेज। तो जो पिछले वीडियो के अंदर अपन ने गाउस के नियम है उसके अनुप्रयोग है वो पढ़े थे। अब अपन नया जो चैप्टर यूनिट 3 विद्युत विभव उसकी चर्चा करेंगे, जिसके अंदर आज अपन विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है, असमान विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बिंदु आवेश और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और कि विद्युत क्षेत्र जो है वो अपन संरक्षी विद्युत क्षेत्र कहते हैं, तो उसको अपन क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले विद्युत विभव और विभवांतर से। देखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी बिंदु के ऊपर यदि कोई आवेश स्थित है, उसके अंदर रखा जाता है या लेकर आते हैं, तो अपने को क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है। अब यदि विद्युत क्षेत्र जो है वो धनावेश के कारण उत्पन्न है और उसके अंदर यदि अपन किसी धनावेश को लेकर आ रहे हैं, तो अपने को उस विद्युत क्षेत्र के विपरीत क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ऋणावेशित है और उसके अंदर यदि अपन धनावेश को लेकर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद क्या करेगा, वहां काम करेगा, कार्य करेगा। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं विद्युत विभव और विभवांतर की। विद्युत विभव व विभवांतर। विभवांतर, मान लिया अपने पास कि ये कोई आवेश है, Q आवेश है, जो धनावेश है, और इस धनावेश से के चारों ओर यहां इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। इसके अंदर यदि अपन कोई किसी बिंदु A के ऊपर, मान लिया कि ये बिंदु A है और यहां कोई परीक्षण आवेश रखा गया है Q नोट। अब इस परीक्षण आवेश Q नोट को अपन क्या करेंगे, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर जो Q प्लस Q आवेश के कारण या धनावेश के कारण उत्पन्न है, उसके अंदर यदि लेकर आते हैं, तो क्या होगा कि इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो इस परीक्षण आवेश पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो अब बल लगाएगा तो कैसा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल, क्योंकि यहां पर देखो ये भी धनावेश है और परीक्षण आवेश है, उसको भी अपन क्या मान रहे हैं, धनावेश मान रहे हैं। तो ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा, धक्का उधर लगाएगा। अपन इसको कहां लेकर आए, इस आवेश की तरफ लेकर आए। तो अपने को इसको धनावेश की तरफ लाने के लिए परीक्षण आवेश को बाहर से क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, मतलब एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तभी ये जो आवेश Q नोट है ये इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या कर पाएगा, प्रवेश कर पाएगा। अन्यथा तो क्या होगा कि ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो अंदर आने ही नहीं देगा। तो मान लिया कि ये अभी यहां जो धनावेश है उसके कारण उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है उसके अंदर रखा हुआ है। कौन से बिंदु पर, A बिंदु पर रखा हुआ है। और इसको अपन बिंदु A से कहां लेके आते हैं, बिंदु B तक लेके आते हैं, इधर इस डायरेक्शन के अंदर। तो अब क्या हुआ, इस बिंदु A के ऊपर जब आवेश Q है तो इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, जैसे इसको नाम दे दिया O और बिंदु A, तो O A के क्या होगी, अनुदिश होगी। लेकिन अब A से इसको कहां लेके आना है, B तक लेके आना है। जब B तक लेके आना है तो क्या होगा, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, अपने को काम करना पड़ेगा। तो अब लेते हैं अपन कि कितना बल लगेगा वो निकालते हैं। तो अपन ने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा कि यदि कोई Q आवेश है उसको E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि रखा जाता है तो उस पर लगने वाला विद्युत बल कितना होगा, तो कितना होता है, F बराबर कितना होता है, Q इंटू कितना होता है, E होता है। तो अपन ने किस आवेश को लेकर आए, Q नोट आवेश को लेकर आ रहे हैं, तो कितना हो गया, F बराबर Q नोट इंटू कितना हो गया, E हो गया। तो ये जो बल है ये कौन सा बल है, बाह्य, इतना बल ये विद्युत क्षेत्र इस पर लगाएगा। तो अपने को इसको अंदर लेकर आना है, विद्युत क्षेत्र के भीतर यदि लेकर आना है, जैसे मान लिया कि ये अपन अंदर पे, और अभी ये जो आवेश है वो कहां पर है, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही है, परीक्षण आवेश। कहीं से भी इसको लेकर आगे, अलग अलग कंडीशन के अंदर बात करेंगे अपन। तो कितना बल लगा विद्युत क्षेत्र में, F बराबर Q नोट इंटू कितना लगा, E। तो अब अपने को इसके अंदर लेकर आना, तो इतना ही बल क्या करना पड़ेगा, अपन इसको बाहर से लगाना पड़ेगा। वो इस बल के कैसा लगाना पड़ेगा, विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा। तो ये जो इधर बल लगा रहे हैं अपन, ये कौन सा बल है, बाह्य बल। F बाह्य बल है, एक्सटर्नल फोर्स है, ये बाह्य बल है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी,
Q नोट इंटू कितना होगा, E ही होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, उसके विपरीत होगी, क्योंकि विद्युत बल तो इधर लग रहा है, अपन कहाँ लगा रहे हैं, बल इधर लगा रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन इसके लिए क्या लगा सकते हैं, एफ भाई बराबर माइनस का Q नोट इंटू कितना E। तो माइनस क्या बता रहा है यहाँ पर कि आपने जो बल लगाया वो विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल के कैसा है, विपरीत दिशा के अंदर है। तो ये तो अपने पास क्या हो गया, बाह्य बल। अब जब बाह्य बल लगा है तो अपन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। कितना कार्य कर रहे हैं, तो जब अपन इस परीक्षण आवेश Q नोट को जब A बिंदु पर लेकर आते हैं, तो मान लिया कि इस बिंदु A के ऊपर जो विभव है उसको अपन एक बार किससे रिप्रेजेंट कर दें, VA से रिप्रेजेंट कर दें, और बिंदु B है उसके ऊपर जो विभव है उसको किससे रिप्रेजेंट कर दें, VB से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब बात यहां आती है कि जब उसको A से B तक लाया गया तो अपन ने कितना कार्य किया, यहां से लेकर यहां तक, A से लेकर B तक, तो इस किए गए कार्य को कितना लिखेंगे, WAB से लिखेंगे अपन, कि A से स्टार्ट हुए और कहां तक आए, B तक, तो WAB अपन ने इसको लिखा। इतना कार्य करना पड़ा, किसको लाने में, Q नोट आवेश को लाने में, कहां से, A से कहां तक लाने में, B तक लाने में। तो अब बिंदु A और B के बीच में विभवांतर कितना होगा, तो अब यहां पर ये देखो कि यहां इनमें से VA और VB के अंदर आपको कार्य कहां ज्यादा करना पड़ रहा है। देखो यहां से अपन लेकर सबसे पहले बिंदु A पर, तो यहां A पर है जो किया गया कार्य क्या होगा, कम, और बिंदु B पर किया गया कार्य क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां इन दोनों का जो अंतर है, इसका मतलब यहां कार्य किया गया ज्यादा है, तो विभव भी यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहां पर विभव A पर बिंदु पर विभव क्या होगा, कम होगा। तो अपन कह सकते हैं कि बिंदु B पर जो विभव है वो A से क्या है, ज्यादा है। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, क्या लिखेंगे इसको, VB माइनस कितना लिखेंगे, VA। ये जो अंतर है वो किसके बराबर है, किया गया कार्य WAB और जिस आवेश को अपन लेकर आ रहे हैं उसके अनुपात के कैसा होता है, बराबर होता है। ये दो विभव का क्या है, अंतर है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, विभवांतर, कि बिंदु A और B के मध्य क्या है, विभवांतर कितना है, VBA बराबर किया गया कार्य अपॉन जिस आवेश को अपन लेकर आ रहे हैं उसके अनुपात या उसकी निष्पत्ति के कैसा है, बराबर है। तो ये क्या कहलाता है, विभव का अंतर, तो विभवांतर। विभवांतर तो अपन आवेश को कहां से कहां लेकर आ रहे हैं, देखो विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से कहां लेके जा रहे हैं, दूसरे बिंदु पर लेके जा रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं अपन कि Q नोट आवेश को या परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर, कहां पर, ये सब ध्यान रखना, दोनों इन दोनों विद्युत विभव और विभवांतर की जो परिभाषा है दोनों सेम ही है, सिर्फ एक शब्द का क्या है इसके अंदर अंतर है कि परीक्षण आवेश Q नोट को विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है, WAB है। तो एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, WAB अपॉन कितना हो गया, Q नोट। तो अपनी और WAB अपॉन Q नोट किसके बराबर है, VB माइनस कितना, VA के बराबर। तो डेफिनेशन क्या बनी अपने पास कि एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या बन गई विद्युत विभवांतर की, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे A से B तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। तो अब ये तो होगी विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन। तो अब यहां से देखें, किया गया कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, अपॉन
क्यू नॉट आवेश, आवेश का मात्रक क्या पढ़ा अपन ने, कूलम। तो विभवांतर का जो मात्रक है वो क्या हो गया, जूल प्रति कूलम, और इसी जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं, वोल्ट। तो विभवांतर का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट, या कह सकते हैं जूल प्रति कूलम कहा जा सकता है। अब बात आती है विद्युत विभव की। यदि अपन जिस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर से लेके स्टार्ट कर रहे थे, उसी परीक्षण आवेश को कहां से स्टार्ट करें, लाना अनंत से लेकर आए। कहां से लेकर आए, अनंत से लेकर आए। ये सिर्फ एक ही शब्द की परिभाषा है अंतरावेश के अंदर कि एकांक धनावेश को, अब यहां क्या कहेंगे, अनंत से, एक शब्द और ऐड करना है यहां पर कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। जो अपन ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु कह रहे थे, अब इसमें एक बिंदु कौन सा हो गया, अनंत हो गया, और दूसरा बिंदु कहां गया, विद्युत क्षेत्र के भीतर आ गया। तब अपन क्या बोलेंगे, विद्युत विभव, कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। तो अब अनंत पर यदि बात करते हैं तब क्या कहेंगे कि अनंत के ऊपर जो विद्युत विभव है वो कितना होगा। भाई अनंत के ऊपर अपन ने जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है। अपने भी पढ़ा था कि किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, के क्यू अपॉन कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। आर कितना हो गया, इनफाइनाइट ले लिया अपन, आर इनफाइनाइट ले लिया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, शून्य हो गई। तो अनंत के ऊपर कोई विद्युत क्षेत्र है नहीं, अनंत पे यदि वहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो वहां कोई कार्य करना ही नहीं पड़ेगा। तो अनंत के ऊपर किया गया कार्य कितना है, शून्य है, या वहां पर विभव कितना होता है, शून्य होता है। तो अनंत के ऊपर विभव, अनंत पर विभव कितना है भाई, शून्य। तो अब अपना जो बिंदु ए है वो कहां से स्टार्ट हो गया, अनंत से स्टार्ट हो गया। अनंत से स्टार्ट हो गया, इसका मतलब बिंदु ए पर जो विभव है, यहां जो अपन है वी ए जिसको अपन मान रहे हैं अनंत के ऊपर, यहां पर विभव कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब ये डेफिनेशन और इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, देखो VB माइनस VA, VA कहां चला गया, अनंत पर कितना मान हो गया, 0 0 इक्वल टू W AB, A कहां चला गया, अनंत पे, B अपॉन कितना हो गया, Q हो गया। तो मेरे पास क्या बच गया, VB इक्वल टू WB अपॉन कितना लिख सकते हैं इसको, Q नॉट लिखा जा सकता है। तो अब देखो ये क्या हो गया, किसी बिंदु B पर विभव, कहां पर है बिंदु B पर, क्या कहेंगे इसको अपन कि अनंत से, कहां से, अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव का मतलब क्या हुआ, जूल बटा कूलम या वोल्ट, जूल प्रति कूलम वोल्ट। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, विद्युत विभव किसे कहते हैं और विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, परिभाषाएं पूछी जाती है विद्युत विभव और विभवांतर की यहाँ पर, और इन दोनों में सिर्फ शब्दों का अंतर है। यहाँ पे विद्युत विभवांतर की परिभाषा है तो अपने को ये लिखना जरूरी है यहाँ पर कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। और जब विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ोगे तो वहां पे वो क्या लिखना है कि अनंत से, कहां से स्टार्ट करना है, अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो अब यहां पर आती है बात कि यदि अपन 1 वोल्ट की परिभाषा देना चाहें तो क्या लिखेंगे। अपन ने अभी क्या लिखा कि वोल्ट इक्वल टू जूल अपॉन कूलम। ये जो मात्रक है कौन सी पद्धति है, एमजीएस या एसआई पद्धति का मात्रक, जूल प्रति कूलम या किसके वोल्ट। अब यहां पर यदि मैं कहूं कि अपने पास जो W अपॉन Q नोट लिखा है, यदि Q नोट जो है वो कितना है, 1 कूलम, और किया गया कार्य W ग्राम कितना है, 1 जूल है। मतलब अपन ने जो बिंदु यहां पर प्लस Q आवेश और बिंदु यहां जो लिया था कि अनंत पर है
कितना आवेश है, परीक्षावेश q नॉट है, और उसको अपने पास या किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु p दे दिया, जिसको हमने अभी b कह रहे थे, हम उसको कोई बिंदु p दे देते हैं, यहां तक इसको लेके आना है, यहां बिंदु p को लेकर, तो बिंदु p पर विभव क्या लिखेंगे, Vp बराबर W अपॉन कितना q नॉट, तो W बराबर, तो अपन क्या करें, अनंत से इस बिंदु तक कितने कूलम आवेश को लेकर आ रहे हैं, 1 कूलम आवेश को लेकर आ रहे हैं, तो अनंत से यहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो अपने पास कितना होगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, तो कितना आंसर है, 1 क्या या वोल्ट, 1 वोल्ट, तो किसे कहेंगे अपन 1 वोल्ट की रेफरेंस दे देते, तो कि एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा, 1 वोल्ट विभव होगा, तो ये परिभाषा हमारे पास होगी। अब यदि इसका मात्रक सीजीएस पद्धति के अंदर की बात करें, सीजीएस के अंदर बात करें तो क्या होगा, देखिए सीजीएस पद्धति के अंदर कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, अर्ग, और कूलम आवेश का जो मात्रक है वो अपने क्या पढ़ा था पहले चैप्टर के अंदर, स्टेट कूलम का था, स्टेट कूलम, तो अब वोल्ट जो है वो यहां क्या बनेगा, स्टेट वोल्ट, स्टेट वोल्ट, यदि एक स्टेट वोल्ट के अंदर की मात्रा निकालना चाहिए, वैल्यू निकालना चाहिए, तो क्या मालूम आएगा, एक अर्ग में कितने होते हैं, 10 की घात 7, जो 1 जूल है उसमें कितने अर्ग होते हैं, 10 की घात 7 अर्ग होते हैं, 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। अब एक जो कूलम है उसमें कितने स्टेट कूलम होते हैं, हमने पढ़ा था 3 गुणा 10 की घात कितना, 9 पढ़ा था, यहां से ले रहे हैं, तो 1 जूल के अंदर कितना गया, 10 की घात 7 है, एक कूलम के अंदर कितना गया, 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलम हो गया, 10 की घात 7 से 10 की घात 2 काटे, 10 की घात 2 तब 100 गया, और 100 बड़ा कितना गया, 300, तो ये हो गया अपने पास 1/300 अर्ग अपॉन स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, अर्ग बटा स्टेट कूलम क्या कहलाता है, स्टेट वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टेट वोल्ट, ये इसमें से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, तो ये हो गया अपने पास विद्युत विभव और विभवांतर। अब बात यहाँ पर आती है कि भाई यदि जो अपने अभी आवेश दिया था वो कैसा दिया था, धनावेश दिया है, यदि आवेश कैसा है, ऋणावेश है, तो क्या होगा, यहाँ पर वो कंडीशन जो ले रहे हैं, पहली बार दोबारा रिपीट करता हूं, यहाँ पर ये धनावेश है +2 आवेश, और उसके अंदर ये इसका विद्युत क्षेत्र, इसके अंदर हमने लिया कि यहाँ पर कोई बिंदु A है और यहाँ कोई बिंदु क्या है, B है, और यहाँ पर कहा कि किसको लेकर आ रहे हैं, तो प्रेषण आवेश को लेकर आ रहे हैं। अब यदि धनावेश की जगह ये क्या है, ऋणावेश, ठीक है, और फिर वही कंडीशन हमारे पास है कि बिंदु A से कहां, बिंदु B तक लेके आ रहे हैं, तो यहां देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये जो विद्युत क्षेत्र है आपका वो किसके कारण है, धनावेश के कारण, यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है किसके कारण है, धनावेश के कारण, और किसको लेकर आ रहे हैं, एकांक धनावेश, प्रेषणावेश है, ये कैसा है, धनावेश, तो अपन इस प्रेषणावेश को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आएंगे, तो क्या क्या कहा था अपन कि इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, मतलब बाह्य कार्य करना पड़ेगा लाने के लिए, तो बिंदु A के ऊपर जो अपने विभव कहा VA और बिंदु B पर विभव अपने क्या कहा VB का, इसका मतलब A पर अनंत से यहां तक लाने में, फिर B तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, ज्यादा होगा, B पर किया गया कार्य ज्यादा, तो विभव भी यहां पर क्या होगा, और A पर विभव क्या होगा कम, तो इस स्थिति के अंदर बिंदु B पर जो विभव है वो ज्यादा है, इसके कारण ठीक है। ऋणात्मक आवेश से इसके अंदर क्या होगा, अब देखो यहां पर जैसे ही परीक्षा आवेश को हम रखेंगे तो क्या होगा, ये तो है धनावेश,
और ये विद्युत क्षेत्र जो है ये कैसा है, ऋणावेश के कारण, ये जो है वो कैसा है, ऋणावेश के कारण। तो क्या करेगा ये विद्युत क्षेत्र जो है वो इस परीक्षण आवेश के क्या लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा। अब आकर्षण बल लगाएगा तो उसको पकड़ के क्या करेगा, तो खींचेगा अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ यदि खींचेगा इसका मतलब क्या हुआ, अपने को बाहर से कोई धक्का मारने की क्या है जरूरत ही नहीं पड़ी, काम किसने कर दिया, इस विद्युत क्षेत्र ने खुद ने ही क्या कर दिया, कार्य कर दिया। अब विद्युत क्षेत्र ने खुद ने ही काम करना है, इसका मतलब क्या है कि यहां क्या हुआ, किया गया कार्य कैसा होगा, नेगेटिव हो गया। तो इस कंडीशन के अंदर यदि अपने पास बिंदु ए पर यदि विभव ए कहें और बिंदु बी पर यदि विभव क्या कहें, बी कहें, तो यहां जो विभव है यहां क्या क्या कार्य वो ज्यादा नेगेटिव है, यहां क्या क्या कार्य क्या है, कम नेगेटिव है। तो इसका मतलब बिंदु बी के ऊपर जो विभव है वो क्या है, कम है, यहां जो विभव है वो कम है बिंदु बी का, और ए पर विभव है वो क्या है, ज्यादा है। तो बिंदु बी पर जो विभव है वो कम हुआ और बिंदु ए पर विभव क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि यदि आवेश धनावेशित है और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसके अंदर यदि किसी धनावेश को अपन यदि लेकर आ रहे हैं तो जितना अपन भीतर की तरफ आएंगे किया गया कार्य क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आप उस विद्युत क्षेत्र के विपरीत क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। और यदि आवेश ऋणावेश है तो यहाँ पर बाह्य बल द्वारा कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, यहाँ खुद विद्युत क्षेत्र ही क्या करना शुरू कर देगा, काम करना शुरू कर देगा। तो वो जितना ज्यादा यहाँ पर अंदर की तरफ लेकर आएगा उसकी विभव की जो वैल्यू है वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी, यहाँ पर नेगेटिव होती चली जाएगी। तो ये नेगेटिव वैल्यू तो ये वैल्यू का छोटी होगी, ए पर जो विभव होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये इस वजह से अपने को ध्यान रखना है कि कहाँ अपन जो विद्युत विभव है उसको धनात्मक लेंगे, कहाँ क्या लेंगे, उसको ऋणात्मक लेंगे। दूसरा कि ये जो विद्युत विभव और विभवांतर है ये सदिश राशि है या अदिश राशि। तो अभी हमने क्या फॉर्मूला लिखा कि विद्युत विभव V इक्वल टू W अपॉन कितना, Q नॉट। W क्या है, कार्य, Q नॉट क्या है, प्रेषणावेश। कार्य कैसा है, अदिश राशि, आवेश है वो भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो उसका मतलब ये जो विभव है ये भी कैसी राशि है, अदिश राशि। विभव है वो कैसी राशि है, अदिश राशि। अब यदि इसका मात्रा यदि हम बात करें कि मात्रा यदि पढ़ना है तो क्या होगा, तो वो मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, कार्य की सॉरी विभव निकालने के लिए कार्य की विभव क्या होती है, m1 l2 और k-2 होती है। और आवेश की विभव का निकालेंगे a1 p1 पर, इनको ऊपर यदि लेकर जाएं तो ये m1 l2 p कितना है -2 पर पहले से, तो ये t1 प्लस वाला जो है वो ऊपर जाएगा तो t माइनस का बन जाएगा। तो कितने में -2 और -2 कितना हो गया, -3 हो गया। तो t माइनस कितना हो गया 3 और a1 ऊपर जाएगा माइनस में चला जाएगा, a माइनस 1 हो गया। तो विभव की विभव कितनी होगी, m1 l2 t माइनस 3 और a माइनस 1 होगी। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि यदि अपने पास जो विद्युत क्षेत्रफल ले रहे हैं उस विद्युत क्षेत्र का परिमाण और उस विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है, लगातार क्या होगी, परिवर्तित हो रही है। तो हमारे पहले चैप्टर में क्या कहा था कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दिशा है यदि वो समान है, एक है, तो वो समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और यदि उसका परिमाण उसकी दिशा क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, तो वो कैसा विद्युत क्षेत्र कहलाता है, असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि असमान विद्युत क्षेत्र के अंदर अपने को क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव, विद्युत विभव। अब देखो जब भी बात है विद्युत विभव की आई निकालना है तो अपने को बेसिक दिमाग के अंदर वही बेसिक फॉर्मूला रखना है याद में कि भाई विभव का मतलब क्या है कि V बराबर W अपॉन कितना होता है, Q नॉट। यही फॉर्मूला है, Q नॉट अपने को दिया हुआ होगा। अब बात रही कार्य की, तो कार्य का मतलब क्या होगा, कार्य कब होता है जब किसी कण को या किसी वस्तु को एक बिंदु से कहां लेके जाते हैं, दूसरे बिंदु तक उसको विस्थापित किया जाता है तो ही कार्य होगा। इसका मतलब कार्य का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, बल गुणा विस्थापन, F dot dr या F dot dx dl जो भी लेना है वो होगा। इसका मतलब कि आप कार्य निकालोगे तो उससे पहले आपको क्या चाहिएगा, बल चाहिएगा।
कि कितना बल लगा, इसका मतलब अपने को बल निकालना पड़ेगा। बल किसके अंदर चर्चा कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर चर्चा कर रहे हैं, और विद्युत क्षेत्र के अंदर चर्चा कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि बल का फॉर्मूला के पास होना है F बराबर Q इनटू d आपको कितना होगा। तो ये थीम अपने को क्या रखनी है यहाँ पर, थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, क्योंकि परिभाषा ही रहेगी। तो सब मतलब अपन उल्टा चलते हैं, बार-बार कहते हैं कि स्टार्टिंग कहां से, फॉर्मूला अपने को करना क्या है और जाना कहां है, ये अपने को क्या रखना है, हर जगह कॉन्सेप्ट के अंदर ध्यान रखना है, ताकि अपने को एक मेथड मिले कि यहाँ शुरुआत अपने को यहाँ से करनी है, और तो अपने को यहाँ से ये अपना फॉर्मूला था, अब यहाँ तक चलेगा, अब उसको उल्टा सोचना है। इसका मतलब सबसे पहले क्या लेना होगा, एक रिक्शा भी लेगा, एक क्या लेना पड़ेगा, एक विद्युत क्षेत्र लेना पड़ेगा। तो अपन लेते हैं इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र, कैसा विद्युत क्षेत्र लेना है, आपकी बात असमान विद्युत क्षेत्र लेना है। तो मान लिया कि ये एक असमान विद्युत क्षेत्र है, ये असमान विद्युत क्षेत्र, और इसके अंदर किसी आवेश को क्या करवानी है, अपने को गति करवानी। ये मान लिया कि ये बात है, ए से अपने को कहां लेके जाना है, बी तक उसको लेके जाना है, ठीक है। अब ए से बी तक लेके जाना है, तो अपन क्या देख रहे हैं कि हर जगह जिस परीक्षण आवेश को अपन लेके जाएंगे, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर उसमें क्या लगेगा, बल लगेगा। अब ये जो विद्युत क्षेत्र के अंदर जो बल लगेगा, Fe विद्युत क्षेत्र जो बल लगेगा, ये बल कैसा होगा, समान होगा या असमान होगा। तो अपन क्या करें कि विद्युत बल का फॉर्मूला मेरे पास है, F बराबर Q नॉट इनटू कितना है, अब कैसा है, E तो असमान, यदि E असमान है इसका मतलब विद्युत बल भी कैसा होगा, असमान होगा। तो अब अपने पास जो ये अपने विद्युत बल लग रहा है Fe बराबर Q नॉट कितना E, तो यहाँ जो ये विद्युत क्षेत्र ये कैसा है, असमान विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र यदि असमान है तो इसका मतलब है कि ये जो विद्युत बल है ये कैसा बल होगा, परिवर्ती बल होगा। इसका जो परिमाण है और दिशा है वो क्या होंगे, चेंज होंगे, बदलते रहेंगे। और अब अपने को पता है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल, उसका परिमाण और उसकी डायरेक्शन यदि परिवर्तित होते हैं तो उस वस्तु के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अब क्या हो गया, अपने को कैसी गति करवानी है, इसको नियत त्वरण से गति करवानी है, और नियत त्वरण से गति करवानी है, इसका मतलब अपने को इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, इस परीक्षण आवेश के ऊपर एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा, जो कैसा होगा, उस विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगा। तो अपन लेते हैं कि अपने पास ये जो विद्युत बिंदु ए से जो बी तक अपन जा रहे हैं, इसके अंदर कोई बिंदु ले लेते हैं पी, यहां पर क्या रखा गया, परीक्षण आवेश रखा गया है। अब इस परीक्षण आवेश के ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है असमान, ये क्या लगाएगा, बल लगाएगा। मान लिया इस बल की जो डायरेक्शन है ये कैसी है, ये अपने पास है कितनी है, F बराबर Q नॉट इनटू कितना है, ये इसकी डायरेक्शन। तो अब अपने द्वारा जो बाह्य बल, एक्सटर्नल जो फोर्स लगाया जाएगा वो इसके कैसा लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। होगा क्या, इसके बराबर ही होगा परिमाण के अंदर, लेकिन दिशा में कैसा होगा, विपरीत होगा। तो अब हर जगह ये स्थिति बनेगी, अपने को त्वरण जो है उसको क्या रखना है, नियत रखना है। नियत रखने के लिए ये कंडीशन हर जगह अप्लाई होनी चाहिए। अब मान लिया कि अपने को यहां इसके अंदर एक छोटा सा बिंदु अल्पांश अपन ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं अल्पांश, देखो यहाँ पर अपने पास जो फॉर्मूला उसमें अपन ने क्या कहा कि विभव निकालना है, और विभव निकालने के लिए क्या चाहिए, अपने को विस्थापन चाहिए। यहाँ पर तो विस्थापन चाहिए, तो मान लिया कि अपने कितना विस्थापित किया, अल्प विस्थापित किया, यहां से लेकर यहां तक जिसकी जो डिस्टेंस है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर दें, dl से विस्थापित कि अल्प दूरी dl तक विस्थापित करने में, या dl विस्थापन में किया गया कार्य, अल्प विस्थापन के लिए किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या है, बल गुणा विस्थापन। अपने जो dr लिखा वो अपने यहाँ पर क्या ले लिया, dl ले लिया। तो अल्प विस्थापन के लिए किया गया कार्य किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dw से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो dw बराबर क्या है, बल, कितना बल लग रहा है, F कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इनटू कितना विस्थापन कितना है, dl, तो F डॉट कितना हो गया, dl हो गया। लेकिन ये जो बल है इसके विरुद्ध अपन लगा रहे हैं, बाह्य बल द्वारा कार्य किया जा रहा है यहाँ पर। तो एक्सटर्नल जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत लगेगा, तो क्या लगेगा, F बाह्य बल इनटू कितना, dl।
बाह्य बल की जो वैल्यू है बाहर से जो लगाएंगे वो इस विद्युत बल के कैसी होगी, बराबर ही होगी। तो अपने पास क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू नोट इंटू कितना ई इंटू कितना डी एल। तो देखिए अब यहां पर क्या निकल रहा है कि अल्प विस्थापन के लिए किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर माइनस का क्यू नोट ई इंटू कितना डी एल। लगातार क्या होगा, विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होगा, तो हर जगह किए गए कार्य की वैल्यू भी कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो अपने को बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक जो टोटल कार्य निकालना है, इस टोटल कार्य के लिए अपन क्या करेंगे, इस समीकरण का समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो किया गया क्या आ जाएगा, अपने पास टोटल कार्य आ जाएगा। तो करते हैं समाकलन हम। तो किया गया कुल कार्य लिख देते हैं अपन कि W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना डी डब्ल्यू लिख देता हूं एक बार। कहां से कहां तक, ए से लेकर कहां जा रहे हैं, बी तक लेके जा रहे हैं। तो लिमिट कहां से लगा देंगे, ए से कहां तक, बी तक की लगा देंगे। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू यहां रख दो, वैल्यू रखें तो डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए से कहां तक, बी तक कितना माइनस का क्यू नोट ई डॉट कितना डी एल। क्यू नोट कैसा है, नियतांक है। क्या निकाल दें इसको बाहर, और डब्ल्यू को भी लिख देते हैं। ए से कहां जा रहे हैं, बी पर जा रहे हैं, तो ए से बी तक लिख देते हैं। तो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू माइनस क्यू नोट को अपन ने बाहर निकाल लिया, तो माइनस क्यू नोट इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी और ई डॉट कितना हो गया डी एल। अब इस क्यू नोट का यदि इधर पक्षांतर में कर दें अपन, तो क्या मिलेगा अपने को, देखो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए से बी और ई डॉट डी एल। अब इसको देखो, किया गया कार्य अपॉन आवेश। क्या कहा था अपने, विद्युत विभव कहा था, विद्युत विभवांतर कहा था। कहां से, ए से कहां लेके जा रहे हैं, बी पर लेके जा रहे हैं। तो मान लिया कि बिंदु ए पर जो विभव है वो कितना है VA, और बिंदु बी पर जो विभव है वो कितना है VB। तो विभवांतर कितना हो गया, VB माइनस कितना हो गया, VA हो गया। तो अपने पास ये जो WAB है बटा क्यू नोट है, ये किसके बराबर है, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि VB माइनस कितना VA, क्योंकि विभवांतर बराबर WAB अपॉन क्यू नोट इक्वल टू कितना हो गया, माइनस इंटीग्रेशन A से B और E डॉट कितना हो गया DL। ये लीजिए। तो असमान विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि किसी आवेश को एक बिंदु से कहां लेके जा रहा है, दूसरे बिंदु पर ले जाया जा रहा है, तो उन दोनों बिंदु के बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट कितना डीएल। और ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल है, इसको कहा जाता है रेखीय समाकलन। क्या कहा जाता है इसको, रेखीय समाकलन कहा जाता है। तो इसका मतलब कि असमान विद्युत क्षेत्र के भीतर के अंदर किसी प्रेक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाया जाता है, तो उसका जो विभवांतर है, उन दोनों बिंदु के मध्य जो विभवांतर होगा वो रेखीय समाकलन के कैसे मान के, ऋणात्मक मान के कैसा होता है, बराबर होता है। तो इस तरह से अपने ये सिद्ध कर दिया कि अपने पास असमान विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र जो विद्युत विभव होगा या विभवांतर जो होगा वो रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान के कैसा होता है, बराबर होता है। और यदि अपन कहें कि यदि विद्युत विभव निकालना है तो अपन क्या कहेंगे कि आवेश को कहां से लेकर आएंगे, अनंत से लेकर आएंगे। इसका मतलब जो ये बिंदु ए है वो अपना कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा, अनंत पे। कहां लेके जाना है, बिंदु बी पर लेके जाना है। तो अब अनंत के ऊपर विभव कितना होता है, 0। तो ये VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब अपन इस फॉर्मूले को क्या लिखेंगे, देखो VB माइनस VA, VA तो कितना हो गया 0। तो क्या बच गया अपने पास, VB बराबर माइनस इंटीग्रेशन ए कहां से स्टार्ट हुआ, अनंत से। कहां से लेकर आ रहे हैं, ए को अनंत पर है ये, और बिंदु बी पर ई डॉट कितना डी है, देख सकते हैं। कॉमन यदि एक साथ लिखेंगे कि किसी बिंदु पी पर कि अनंत से किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है, तो सीधा सीधा क्या लिख देंगे, मान लिया जो भी बिंदु पर मान के चलोगे आप, ए बी पी क्यू जो भी मान के चलोगे, वहां पर VP बराबर क्या लिख देंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट से कहां तक, उस बिंदु पी तक। कहां लेके आ रहे हैं, बिंदु पी तक लेके आ रहे हैं, ये से यहां तक। तो अपना बिंदु क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो ई डॉट कितना हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये अपन कहां अप्लाई करेंगे, ये आगे जब अपन इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो गोलीय कोष के कारण, ठोस गोले के कारण और अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो वहां पर इस फॉर्मूले का क्या होगा, यूज होगा। क्योंकि वहां पर जो भी अपन बिंदु लेंगे वहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं कैसी होंगी, परिवर्तित होंगी। इसलिए अपन असमान विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या निकालेंगे, विद्युत विभव निकालेंगे।
अब अपन बात करते हैं कि जब पिछले चैप्टर के अंदर अपने पढ़ा था कि कूलाम का नियम पढ़ा था, उसमें अपने कहा था कि जो विद्युत क्षेत्र होता है कैसा होता है, संरक्षी होता है, या कूलाम का जो नियम है संरक्षण नियम की क्या करता है, पालना करता है। तो अपन यहां पर इसी को सिद्ध करेंगे कि क्या विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है, सिद्ध करो। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां पर कि सिद्ध कीजिए स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। ये पूछा जाता है। तो अब अपने को सिद्ध करना है। अब संरक्षी वाली जब बात आती है तब अपने को पीछे क्लास में जाना है, 11वीं क्लास में अपने पढ़ा था कि वहां पर संरक्षी और असंरक्षी, क्या कहा था संरक्षी और असंरक्षी में, कि यदि किसी वस्तु को बिंदु ए से किसी बिंदु बी पर लेके जाया जाता है, कि ए बिंदु से बी बिंदु तक, अलग अलग पथ हो सकते हैं। जैसे मान लिया कि पहला पथ ए है, ये है 1 नंबर पथ, इस पथ का अनुसरण करते हुए अपन बिंदु बी तक जाते हैं, और फिर उस वस्तु को बिंदु बी से कहां लाया जाता है, वापस बिंदु ए पर लाया जाता है पथ नंबर 2 का अनुसरण करते हुए। तो ये एक ही क्या बन गया, बंद पथ बन गया। और बंद पथ में किया गया जो कार्य है, कुल कार्य, वो कितना होता है, शून्य होता है। बंद पथ के लिए किया गया कार्य, कुल कार्य जो है वो कितना होता है, शून्य होता है। और यदि ऐसा है तो वो विद्युत क्षेत्र कैसा है, संरक्षी। मतलब किसी बंद पथ के लिए अपन किया गया कुल कार्य कितना सिद्ध कर दें, 0 यदि सिद्ध कर दें तो कहेंगे कि वो क्षेत्र जो है वो कैसा है, शून्य है। तो अब यहां पर अपन जो अभी जस्ट अपने पीछे टॉपिक पढ़ा था उसी का उपयोग करेंगे। अभी अपन ने क्या कहा, लिखा कि देखो असमान विद्युत किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वो VB माइनस VA बराबर WAB अपॉन Q नोट इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन A से B और E डॉट कितना BL, इसी का यूज करेंगे। बिंदु A से कहां जाना है, B पर। बिंदु A पर विभव अपने पास कितना मान लिया, VA। बिंदु B पर विभव कितना मान लिया, VB। तो प्रथम पथ के लिए क्या होगा, A से कहां जा रहे हैं, B पर, तो विभवांतर कितना होगा, VB माइनस कितना होगा, V। A पर कम होगा, B पर विभव ज्यादा होगा, तो VB माइनस V बराबर क्या लिखेंगे, WAB बटा Q नोट, WAB बटा Q नोट इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन A से कहां जा रहे हैं, B, और E डॉट कितना, BL। अब B से कहां जा रहे हैं, A पर, दूसरे पथ का अनुसरण करते हुए। सेकंड पथ के लिए क्या लिखेंगे, B से स्टार्ट किया और A पर जा रहे हैं, तो A पर विभव में से B का विभव क्या कर देंगे, घटा देंगे, बराबर कार्य क्या लिखेंगे, अब की बार WBA अपॉन कितना, Q नोट इक्वल माइनस इंटीग्रेशन कहां से स्टार्ट किया, B से A तक जा रहे हैं, तो B लिमिट लगा दी B से A तक, और E डॉट कितना, BL। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर क्या दे दें, 2। यदि इन दोनों समीकरण को यदि अपन ऐड कर दें, इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, ऐड कर दें, जोड़ दें, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ दें, तो क्या होगा, देखते हैं। इन दोनों समीकरणों को जोड़ें तो देखो क्या मिलेगा अपने को। यहां पर मैं पहले इन पदों को जोड़ता हूं, इन दोनों पदों को एक तरफ जोड़ दो, इन दोनों पदों को क्या कर दो, एक तरफ जोड़ दो, तो अपने को क्या मिलेगा, यहां से WAB अपॉन Q नोट प्लस WBA अपॉन कितना, Q नोट बराबर कितना है, VB माइनस VA जोड़ना है तो प्लस लगा दिया, किसको, VA माइनस VB को, क्या हुआ, VB प्लस का है, यहाँ पर VB माइनस का है, ये VA माइनस का है, ये प्लस का है, तो कितना हो गया, कट गया। तो ये वैल्यू कितनी मिली अपने को, 0 मिली। तो अपने को मिला WAB अपॉन Q नोट प्लस WBA अपॉन कितना, Q नोट इक्वल टू कितना मिला, 0। क्या है ये, विभव ही तो है, ये भी विभव है, ये भी कितना है, विभव है।
किसके लिए? पूरे बंद परिपथ के लिए। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब अभी अपने इन दो टर्म्स को जोड़ा था, अब यदि इन दोनों टर्म्स को यदि जोड़े, इनका परिमाण यदि ले ले इन दोनों का, तो क्या लिख सकते हैं इसको? मोड ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ए से बी ई डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी से कहां तक? ए माइनस, मोड लगा देता हूं, ई डॉट डी एल इक्वल टू कितना हुआ? 0। अब देखो ए से बी और बी से ए कैसा पथ बन गया? बंद पथ। कैसा है? ये रेखीय समाकलन है, ये भी कैसा है? रेखीय। तो पूरे पथ का, इस पूरे बंद पथ के लिए यदि पर रेखीय समाकलन लिखेंगे तो इस समीकरण को क्या लिख देंगे? इंटीग्रेशन ऑफ ए से कहां तक? बी तक। पूरा बंद पथ है और इसके लिए क्या लगा दे? गोला लगा दें, या सोच को इनको हटा दें और सीधा लिख दें इंटीग्रेशन ऑफ, गोले का निशान लगा दिया, और ई डॉट कितना आया? डी एल इक्वल टू कितना आया? 0 आया। तो अब क्या देख रहे हैं? ये क्या है? ई डॉट डी एल का समाकलन कैसा है? रेखीय समाकलन। कैसे पथ के लिए? बंद पथ के लिए। और बंद पथ के लिए जो रेखीय समाकलन का मान है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। और यही तो क्या था अपने पास किया गया कार्य था। देखो ये वाला ई डॉट डी एल क्या है? एकांक आवेश को किसी बिंदु के अंदर पर लाने में किया गया कार्य। कितना आया? 0 आया। तो अपन कह सकते हैं यही क्या थी? शर्त थी अपनी कि बंद पथ के लिए किया गया कुल कार्य कितना होता है? 0। तो ये कितना हो गया? कुल कार्य 0 हो गया। तो ये शर्त सीधी सीधी एग्जामों में पूछी जाती है कि निम्न में से विद्युत क्षेत्र के संरक्षी होने की आवश्यक शर्त क्या होगी? तो अपन क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल टू कितना होगा? 0। और यहां पर क्या रखना अपने को? ध्यान रखना बंद पथ के लिए ही लागू होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने असमान विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र जो है वो कैसा होता है? संरक्षी होता है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात करते हैं पृथ्वी का विद्युत विभव। पृथ्वी का विभव, अब सीधा सीधा इसका आंसर होता है कितना होता है भाई? 0 होता है। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में ये कंपटीशन के अंदर कि पृथ्वी का विभव कितना होता है। तो पृथ्वी का विभव कितना होता है? 0 होता है। अब बोलोगे सर 0 क्यों माना? ये 0 माना गया है कि हाँ पृथ्वी का विभव कितना होता है? 0। अपन चाहे तो इसको चेंज भी अलग भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। अभी देखेंगे कैसे होता है ये। 0 क्यों माना गया है? अपन जब भी, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास ये पेन है, इस पेन की लेंथ कितनी है? मैं कहूँ कि 10, कोई कहता है कि 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है 10 सेंटीमीटर का? कि उसने इस पॉइंट जो पेन है उसका कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट माना है। एक जैसे इस बिंदु को अपन ने क्या मान लिया? और 0 मान लिया, और फिर यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ तक पहुंच गए 10 तक। तो अपन ने कह दिया इस पेन की जो लेंथ है वो कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। ऐसे अपन कहते हैं कि ये पहाड़ है, पृथ्वी के ऊपर से ये पहाड़ है या ये नदी है जो इतनी ऊंचाई पे है। ये पहाड़ जो है वो इतना ऊंचा है, इतने वर्ग मीटर या इतने जो है मीटर की ऊंचाई के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है कि वो दूरी जो है वो कहाँ से मेंटेन की जा रही है, कहाँ से मापी जा रही है? तो वो जो दूरी अपन मापी जाती है वो कहाँ से मापी जाती है? समुद्र तल से। अपन हर जगह रेलवे स्टेशन वगैरह बस स्टैंड पर जाते हैं, कई जगह बोर्डों पे लिखा होता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर। इसका मतलब क्या है कि समुद्र जो तल है ना वहां पर कितना माना गया है? 0 माना गया है। उसी प्रकार से अपन किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि विभव निकालना है तो वो विभव कितना होगा? तो उसके लिए अपने को एक पैमाना बनाना पड़ेगा ना कि कहाँ से स्टार्ट करें अपन, किसी के सापेक्ष तो बताना पड़ेगा। और वो किसको लिया गया? पृथ्वी को लिया गया। और पृथ्वी का विभव कितना मान लिया गया? 0 क्यों मान लिया गया? क्योंकि पृथ्वी का जो विभव है उसको आप कितना भी आवेश दे दो या उससे कितना भी आवेश ले लो, उसके विभव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए पृथ्वी का जो विभव है वो कितना मान लिया गया? 0 मान लिया गया। अब ले लेते हैं कि जैसे ये अपने पास पृथ्वी है, अर्थ है, और इसका जो है विभव वो कितना है? 0 है। अपन ने मान लिया। अब अपने पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है ए और दूसरी वस्तु है बी। यहां देखिए क्या होगा। ए वस्तु है, अपन कहते हैं कि मान लिया कि इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है। कितना है? 10 वोल्ट है। और दूसरी वस्तु बी है, इसका वोल्टेज कितना? माइनस का 10 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो वस्तु ए है वो उच्च विभव पर है
किसके सापेक्ष? पृथ्वी के सापेक्ष। पृथ्वी से 10 वोल्टेज इसके पास ज्यादा है, और ये जो वस्तु है इसके ऊपर जो पृथ्वी से वोल्टेज कैसे है? डाउन है, तो ये निम्न विभव पे है। ठीक है। अब यदि ये उच्च विभव पे है तो मैं इसको एक बार लिख दूं कि VA ग्रेटर देन VE, और इसको क्या लिखेंगे? VB लेस देन कितना? VE। और यदि ये उच्च विभव पे है, इसका मतलब है कि ये वस्तु कैसी है? धनावेशित है। कैसी है? धनावेशित है। इसके ऊपर क्या है? धनावेश है। और ये जो वस्तु कैसी है? वोल्टेज कम है इसका, तो ये वस्तु पर क्या कहेंगे कि कैसी है? ऋणावेशित है। इसका मतलब इसकी सतह पर कैसा है? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज। तो अपन क्या कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु धनावेशित है, अपन कब कहेंगे उसको धनावेशित? धनावेशित कहने का मतलब है कि उसका जो वोल्टेज है ना, वो पृथ्वी के विभव से कैसा है? ज्यादा है। और यदि किसी वस्तु को यदि ऋणावेशित कहते हैं, इसका मतलब है कि उसका जो वोल्टेज है वो पृथ्वी के विभव से कैसा है? कम है। ठीक है। तो अब ये इतना आपने कह दिया कि ये धनावेशित है, ये कैसी है? ऋणावेशित है। किसके आधार पर कहा? पृथ्वी के विभव को जब अपन ने कितना मान लिया? शून्य मान लिया। कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं सर, हम तो जीरो नहीं मानेंगे भाई। अब तुम जीरो नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि स्टूडेंट ने मान लिया कि सर नहीं, पृथ्वी का जो वोल्टेज है वो कितना है? 100 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 100 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम। अब अपन ने क्या कहा कि ये वाली वस्तु जो है इसके ऊपर कितना कहा? 10 वोल्टेज का। तो अब ये जो वोल्ट है ना, ये 10 नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा? इससे 10 ज्यादा होगा। इससे 10 ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर जो वोल्टेज है वो 110 वोल्ट की है। तो यहां पर क्या हो गया? देखो, ये उच्च विभव पे हो गया, ये कैसा हो गया? निम्न विभव हो गया। और इसके ऊपर बी के ऊपर जो विभव होगा वो कितना होगा? आपकी बात, ये इससे 10 क्या होना है? कम होना है। 10 कम होना, तो ये कितना हो गया? 90 वोल्ट हो गया। और ये क्या हो गया? 100 वोल्ट। तो ये उच्च विभव हो गया, ये कैसा हो गया? निम्न विभव हो गया। अब भी बात वही है, मतलब अंतर जो है ना, देखो विभवांतर जो है, अब भी देखो, पहले विभवांतर कितना था? 10 वोल्ट का था। विभवांतर कितना था? 10 था। अब भी विभवांतर कितना है? 10। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, विभवांतर में कोई चेंज नहीं हुआ। तो आप चाहे तो 100 मान सकते हैं, 200 मान सकते हैं, 1000 मान सकते हैं, कितना भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नॉर्मल अपन क्या मानते हैं? विभव 0 माना जाता है। क्यों? कि पृथ्वी को कितना भी आवेश दे दो, कितना भी ग्रहण कर दो, उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए सामान्य अपन पृथ्वी का विभव कितना मान के चलते हैं? 0 मान के चलते हैं। तो अपना आंसर क्या होता है? पृथ्वी का विभव कितना होता है? 0 होता है। ठीक है। अब अपन यदि ये जो वस्तु है, अपने जो धनावेशित और जो ऋणावेशित की है, इनको यदि अपन पृथ्वी से क्या कर दें? भू संपर्कित कर दें। कि अपने पास जो ये वस्तु ए थी, इसको अपन ने कहा कि ये धनावेशित है, और इसको अपन ने क्या किया? एक चालक तार के द्वारा, ये अपन एक चालक तार लिया और इस चालक तार को क्या कर दिया? पृथ्वी से जोड़ दिया, मतलब भू संपर्कित कर दिया। तो ये जो लाइन्स होती हैं, एक बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर छोटी लाइन, ये किसका चिन्ह होता है? भू संपर्कित का चिन्ह होता है। अर्थिंग का जो है ये सिंबल होता है, भू संपर्कित कर दिया। अब क्या होगा यहाँ पर कि इस पृथ्वी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस तार से होते हुए कहा जाएंगे? इस चालक के पास जाएंगे, वस्तु के पास, और इसका जो धनावेश है उसको क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे, उदासीन कर देंगे। और उदासीन करके इसका जो विभव है वस्तु ए का, इसको कहां पर लेकर आ जाएंगे? शून्य विभव पर लेके आ जाएंगे। इसका मतलब कि यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो क्या देख रहे हैं अपन कि इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से कहां मूवमेंट करेंगे? उस वस्तु की तरफ मूवमेंट करेंगे। और यदि वस्तु ऋणावेशित है, यदि वस्तु कैसी है? ऋणावेशित है, और उसको अपन यदि पृथ्वी से भू संपर्कित कर दें तो क्या होगा? अब जो इस वस्तु के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पृथ्वी की तरफ क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे, और पृथ्वी के अंदर समाहित होके इसका जो विभव है बी का, वो कितना कर देंगे? शून्य कर देंगे। तो अब यहां से एक बात आ रही है, देखो अपने कहा, अभी क्या कहा? धनावेशित है वस्तु,
तो धनावेशित है तो पृथ्वी के सापेक्ष वो कौन सी विभव पे है? उच्च विभव पे है। मतलब ए का जो विभव है वो कैसा है? उच्च है। और पृथ्वी जो ये भूसंपर्कित है, यहाँ का विभव तो कितना है? 0। वी है वो अर्थ का कितना है? 0। इसका मतलब ये कैसा हो गया? निम्न विभव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहे हैं? निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कौन है? ऋणावेश। इसका मतलब कि जो ऋणावेश है उनका जो प्रवाह होगा वो कहां होगा? निम्न से उच्च विभव की ओर होगा। क्लियर हुई बात? कि ऋणावेश जो होते हैं या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका जो प्रवाह होगा, उनकी जो गति होगी वो निम्न विभव से कहां पर होगी? उच्च विभव की तरफ होती है। छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। फिर अब धनावेश है तो वो क्या करेंगे? वो उच्च विभव से कहां जाएंगे? निम्न विभव की ओर जाएंगे। धनावेश का जो प्रवाह होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। धनावेश का प्रवाह उच्च विभव से कहां होगा? निम्न विभव की ओर होता है। तो इस तरह से अपन यहां से एक बात निकल के आई सामने कि ऋणावेश का प्रवाह किधर होगा और धनावेश का प्रवाह कहां होगा? तो ऋणावेश का निम्न से उच्च की ओर और धनावेश का कहां होगा? उच्च से निम्न की ओर होता है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण, ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम के अंदर बार बार हर एक दो साल से पूछा जाता है। 1.5 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव 1.5 नंबर या 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हर 1-2 साल से पूछा जाता है या इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो देखो अभी मैंने जो बात कही थी उसी को फॉलो करना है अपने को और कुछ नहीं करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है, वी ज्ञात करना है। अब वी ज्ञात करना है तो भाई वी तो क्या है? कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश, कार्य आ गया, इसका मतलब कार्य है। कार्य क्या है? बल गुणा विस्थापन, बल इंटू विस्थापन अपन कितना क्यों नोट। तो अपने को क्या निकालना है? कार्य विभव निकालना है तो पहले कार्य निकालना पड़ेगा। कार्य का संबंध किससे है? बल और विस्थापन से। इसका मतलब अपने को क्या चाहिए? बल और विस्थापन चाहिए। बल का संबंध है किससे है? विद्युत क्षेत्र से है। Q नोट इंटू कितना है? dx अपन कितना है? Q नोट है। इसका मतलब अपने को विद्युत क्षेत्र चाहिएगा और वही अपन निकाल रहे हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। अब यदि कोई आवेश है इसका मतलब है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि उसके चारों ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। तो ले लेते हैं कि ये मान लिया कि बिंदु कोई O है जहां कितना आवेश रखा गया? +Q आवेश रखा गया है। और के कारण किसी बिंदु पर इस आवेश से कितनी दूरी पर? R दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है, जहां पर अपने को क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब क्या निकालना है? विभव निकालना है। विभव निकालना है तब अपने क्या कहते हैं कि किसी परीक्षण आवेश को कहां से लेकर आते हैं? अनंत से लेकर आते हैं। तो ये मान लिया कि अपने पास अनंत है, यहाँ पर अनंत से अपन इसको लेकर आएंगे। तो सबसे पहले कि जैसे जैसे इस अनंत से अपन इस बिंदु P की ओर अग्रसर होंगे तो क्या देखेंगे कि मान लिया कि कोई बिंदु A है जहां पर इस +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है और मान लिया कि कितना है विद्युत क्षेत्र? यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E। जो इस +Q आवेश से कितनी दूरी पर है? अक्ष दूरी पर है। कितनी दूरी पर मान लिया? अक्ष दूरी पर मान लिया। तो जैसे ही अनंत से अपने परीक्षण आवेश को यहां लेकर आए, बिंदु A के अंदर प्रवेश किया, अपन ने प्रवेश करते ही क्या हुआ? इसके ऊपर क्या लगा? बल लगा। किसने लगाया? परीक्षण आवेश, इस धनावेश ने बल लगाया। किसके ऊपर? जिस आवेश को अपन लेकर आ रहे हैं। किसको लेकर आ रहे हैं? परीक्षण आवेश को लेकर आ रहे हैं। रिप्रेजेंट कर देते हैं Q नोट्स। किधर लगेगा? बाहर की तरफ, क्योंकि प्रतिकर्षण, ये भी धनावेश है, ये भी कैसा है? धनावेश। प्रतिकर्षण में लगेगा बाहर की तरफ। अब इसको इसके अंदर लेकर आना है तो अपने क्या कहा? अपने को बाह्य बल लगाना पड़ेगा। किसके? इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो ये है, E की डायरेक्शन तो ये है। अपने को बल लगाना पड़ेगा इसके विपरीत दिशा में, इधर बल लगाना पड़ेगा। ये बल F।
तो कितना बल लगा, क्या सूत्र है कि यहां इस बिंदु ए पर तीव्रता कितनी है, ई है, परीक्षण आवेश कितना है, आवेश कितना रखा गया, क्यू रखा गया है, तो कितना बल लगता है, इस बिंदु पर लगने वाला बल कितना हुआ, एफ बराबर क्यू नोट इंटू कितना हुआ, ई, एफ बराबर कितना हुआ, क्यू नोट इंटू कितना हो गया, ई, ये अपने पास बल हुआ। तो अब यदि अपन यहां से अपने अनंत से कहां लाना है, बिंदु पी तक लेके आना है, तो अलग अलग बिंदुओं के ऊपर तीव्रता कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो अपन क्या करें, एक अल्प विस्थापन के लिए क्या निकालने, किया गया कार्य निकालने। तो अपन ने माना कि इस बिंदु को ए से परीक्षण क्यू नोट को बिंदु ए से कहां लेके आए, बिंदु बी तक लेके आए, यहां तक लेके आए, यहां से यहां तक का इसका विस्थापन मान लिया अपने पास कितना हुआ, dx हुआ। ये दूरी पर अक्ष ले रहे हैं तो इसी रूप में dx को मान लिया अपने कि dx दूरी तक विस्थापित किया। क्या निकालना है, किया गया कार्य तो निकालना था, किसके लिए, अल्प विस्थापन के लिए। तो अल्प विस्थापन AB के लिए किया गया कार्य, क्या लिखेंगे, अल्प विस्थापन के लिए किया गया कार्य कितना लिखेंगे, dw बराबर क्या लिखें, कार्य का फॉर्मूला क्या, f डॉट dx, दूरी है, f डॉट कितना हो गया dx। क्या करें, डॉट को यदि हटाएं तो देखें क्या आएगा, f dx इंटू कितना, cos थीटा, अदिश गुणनफल है, थीटा किसके बीच में कोण है, बल और विस्थापन के बीच में कोण है। विद्युत क्षेत्र बल कहां लगा रहा है, इधर, विस्थापन कहां हो रहा है, इधर, एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत, मतलब बल F विद्युत बल और विस्थापन dx ये कैसे हैं, विपरीत है, और विपरीत है तो थीटा बराबर कितना हुआ, सॉरी थीटा बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री, और cos 180 बराबर कितना होता है, माइनस का कितना होता है, 1 होता है। तो वैल्यू कितनी हुई कि किया गया कार्य dw बराबर माइनस f इंटू कितना हो गया dx। f की वैल्यू कितनी है, q नोट इंटू कितनी है, e, तो dw बराबर माइनस q नोट e इंटू कितना हो गया dx। dw बराबर माइनस क्यू ई इंटू कितना हो गया dx हो गया। अब क्या निकालना है, किया गया कुल कार्य, कुल कार्य कहां से, अनंत से कौन से बिंदु तक, P बिंदु तक। तो बिंदु P कितनी दूरी पर है, r दूरी पर, मतलब अनंत से कितनी दूरी तक के लिए, r दूरी तक के लिए निकालना है। तो क्या कर दें, इस समीकरण का समाकलन कर दें, इस समीकरण का समाकलन करेंगे तो अपने पास किया गया कुल कार्य W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, वैल्यू रख दे, माइनस का Q नोट E इंटू कितना dx। Q नोट को क्या कर लें, बाहर निकाल लें, माइनस का Q नोट इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू कितना हो गया dx। अब क्या रखना है, वैल्यू रखनी है, तो चलो W बराबर माइनस का Q नोट इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू कितना हो गया dx। अनंत से लेके कहां तक, r दूर तक लिमिट भी लगा दी अपन ने। अब करना क्या है, यहाँ E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता क्या है, जैसे जैसे ये दूरी चेंज होगी तीव्रता बदलेगी। अपने पिछले चैप्टर में निकाला था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता है, के क्यू अपॉन कितना होता है, आर स्क्वायर। तो देखो जैसे जैसे आर बदलेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बदलेगी। तो भाई इस बिंदु ए के ऊपर जब यहाँ पे अपने शुरू किया था, जहां अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मानी थी, वो कितनी दूरी पर था इस आवेश से, अक्ष दूरी पर था। तो तीव्रता कितनी होगी, E बराबर के क्यू बटा कितना हो गया, अक्ष स्क्वायर हो गया। तो ये वैल्यू अपने को यहाँ रख दें, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, W बराबर माइनस का Q नोट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R, और E की जगह वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू बटा कितना हो गया, अक्ष स्क्वायर इंटू कितना हो गया dx। अब Q क्या है, जो सॉरी K जो है ये क्या है, नियतांक है। Q क्या है, जो अपन ने आवेश लिया, बिंदु आवेश वो है। तो इनकी वैल्यू कैसी है,
नियत है, और नियत है तो इसको समाकलन के से अपन क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो W बराबर माइनस का क्यू नोट इंटू के क्यू और इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से R और 1 अपॉन अक्ष स्क्वायर इंटू कितना हो गया dx। तो अब अपने को 1 अपॉन अक्ष स्क्वायर का dx के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसको ऐसा लिख दें एक बार, W बराबर माइनस के क्यू नोट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से R, अक्ष स्क्वायर को मैं ऊपर लेके चला जाऊं तो ये बन जाएगा अक्ष की घात -2 इंटू कितना हो जाएगा dx। अब अपन ने 11वीं क्लास के अंदर जो समाकलन के नियम पढ़े थे उनमें क्या पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ अक्ष की घात n इंटू कितना है dx है। तो क्या लिखेंगे इसको, अक्ष की घात n+1 बटा n+1। तो यहां अपने पास देखो n की वैल्यू कितनी है, माइनस की कितनी है, 2 है। तो शुरू करते हैं, W इक्वल टू माइनस के क्यू नोट, समाकलन का चिन्ह हटा देंगे यहां से, और अक्ष की घात क्या लिखेंगे, n की वैल्यू कितनी है, -2। तो माइनस का 2 प्लस का 1 बटा माइनस का 2 प्लस का 1, और लिमिट अनंत से कहां लगा दे, R तक लगा दे। तो देखो W बराबर माइनस का के क्यू नोट, अक्ष की घात कितनी बची, -2 + 1 तो माइनस की 1 अपॉन नीचे भी कितना बचा, माइनस का 1, और लिमिट अनंत से लेकर कहां तक है, R तक है। एक काम करें, -1 का 1 को क्या निकाल दे बाहर, तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस, और आपको मिल जाएगा W बराबर के क्यू नोट, और अंदर क्या बच गया, अक्ष की घात -1 और अनंत से कहां तक, R तक। अक्ष की घात -1 को वापस नीचे ले आऊं तो प्लस की बन जाएगी। तो W बराबर के क्यू नोट इंटीग्रेशन 1 अपॉन कितना बन गया, अक्ष, लिमिट अनंत से लेकर कहां तक, R तक। अब अपने को क्या करना है कि लिमिट को रखना है इसके अंदर। पहले कौन सी लिमिट रखते हैं, ऊपर वाली, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और कौन सी लिमिट रख देते हैं, नीचे वाली लिमिट रख देते हैं। तो W बराबर के क्यू नोट इंटू 1 अपॉन अक्ष की किसको लिख देंगे, R, 1 अपॉन R, फिर किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का, फिर 1 अपॉन अक्ष की कितना रख देंगे, इनफाइनाइट। अब देखो 1 के अंदर अनंत का भाग दोगे तो कितना आएगा, 0। 1 के अंदर अनंत का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। ये वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कितना बच गया, 1 अपॉन कितना बच गया, R। तो अपने पास किया गया कार्य कितना हुआ, W बराबर के क्यू नोट अपॉन कितना हो गया, R। क्या निकाल चुके, किया गया कार्य। अब निकालना क्या है, विभव निकालना है। तो विभव की परिभाषा क्या है, विभव बराबर कितना होता है, V बराबर W बटा कितना लिखा था अपन ने, क्यू नोट। तो W की वैल्यू निकाल ली अपन ने, निकाल लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं। तो ये अपने पास हुआ कि V इक्वल टू W अपॉन कितना है, क्यू नोट, और W की वैल्यू जो है वो कितने, के क्यू नोट बटा कितना है, R। तो V बराबर के क्यू नोट अपॉन R, नीचे कितना क्यू नोट, तो क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो गया, कैंसिल, और V बराबर अपने को मिल गया के क्यू अपॉन कितना मिल गया, R। ये लीजिए। तो ये अपने पास हुआ किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, V बराबर के क्यू अपॉन कितना होगा, R। तो उसका मतलब कि विभव जो है वो दूरी के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। जबकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी इसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत से तीव्रता थी वो दूरी के कैसी थी, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती थी। तो दोनों का यदि अपन ग्राफ की यदि तुलना करें तो कैसा बनेगा अपने पास ग्राफ, पिछले चैप्टर में भी बनाया था अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ, यहां पर भी बना देते हैं कि ये अपन ने अक्ष क्या ले लिया, अक्ष अक्ष, और ये क्या ले ली, वाई अक्ष। अक्ष अक्ष के ऊपर क्या लेते हैं, दूरी, यहां पे दूरी ले ली, और यहां क्या ले लिया, विभव। कैसा है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती यह है अपने पास कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी आवेश से विभव की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो एक तरह से अपन कहेंगे कि अनंत पे पहुंच गए तो अनंत पे विभव कितना होगा, देखो R की वैल्यू इनफाइनाइट, R इनफाइनाइट हुआ तो विभव कितना हो गया, 0। बिंदु पृथ्वी भी कैसा है, एक बिंदु मात्र, पूरे ब्रह्मांड को यदि देखें तो उसके हिसाब से कैसा है, एक बिंदु के समान दिखेगा। तो यहाँ से भी ये बात अपन जो मान रहे हैं वो यहाँ पर क्या हो रही है, सिद्ध हो रही है। अब यदि विद्युत क्षेत्र के साथ यदि इसकी तुलना करें, इसी के साथ यदि विद्युत क्षेत्र यदि अपना ऐड ओवर कर दे तो क्या होगा कि देखो
सेम दूरी के लिए v की वैल्यू कम होगी, कम गिरेगी, और उसी दूरी के लिए e का मान क्या होगा, तेजी के साथ क्या होगा, गिरेगा। तो ग्राफ जो आएगा वो इस तरह से आएगा। इसकी स्पीड जो होगी, गिरने की स्पीड, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये ग्राफ v का है और ये ग्राफ किसका है, e का है। तो ये कई बार पूछ लेते हैं, तो इसलिए कि दोनों का ग्राफ कौन सा होगा। तो इसका ढाल ये जो ज्यादा है ना, देखो ये ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, ये किसके लिए होगा, विद्युत क्षेत्र के लिए होगा। तो इस तरह से ये अपना पॉइंट हुआ। अब अपना लास्ट पॉइंट इसका आज का, कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा। जो द्विध्रुव है उसके कारण, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर यहाँ विभव का मतलब वही विद्युत विभव, कहीं बाहर नहीं जाने पर। द्विध्रुव अपने किसी कारण कि विपरीत आवेशों का एक ऐसा युग्म है जिनका परिमाण समान है और अति अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। ये माइनस का क्यू आवेश है और ये प्लस का, थोड़ा दिखाने के लिए दूर दिखा रहे, ये प्लस का क्यू आवेश है। ये दोनों जो आवेश है, एक परिमाण दोनों का समान है, प्रकृति कैसी विपरीत है, ये धनावेश है, ये कैसा है, ऋणावेश। तो इनका जो ये युग्म है, इसको अपन क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। और इन दोनों अक्षों को मिलाने वाली जो ये रेखा थी, इसको अपन क्या कहा था, द्विध्रुव की अक्ष कहा था। और इनका जो मध्य बिंदु है, उसको अपन क्या कहा था, द्विध्रुव का केंद्र। ये केंद्र है, ये क्या है, अक्ष। एक अपन ने क्या ली थी, निरक्ष। क्या कहा था निरक्ष में, कि केंद्र से गुजरने वाली और अक्ष से लंबवत रेखा, ये लंबवत रेखा, इसको अपन ने क्या कहा था, निरक्ष कहा। ठीक। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा इसमें, कि द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे कहा था द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण क्या P से रिप्रेजेंट किया था। क्या कहा यहाँ पर, कि किसी एक आवेश का परिमाण दोनों में से किसी का भी, क्योंकि नहीं बराबर तो परिमाण लेना अपने को, ठीक है, परिमाण इनटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी अपन ने कितनी मानी थी, 2a ली थी, ठीक है। तो इनका जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बार-बार बता रहा हूं, ऋणावेश से किसकी तरफ होती है, धनावेश की तरफ पूछी जाती है। अब यहाँ पर अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अक्ष पर और निरक्ष पर। जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, ये नहीं कहा कि वो निरक्ष पर है या कहां पर है, निरक्ष पे, कहीं पर भी हो सकता है, उस बिंदु पर हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र जो है विद्युत विभव का मान निकालना। तो चलिए करते हैं शुरू इसको। पहले चित्र बना देते हैं और उसके बाद करते हैं बात। तो ये लिया अपने पास माइनस का क्यू आवेश और ये प्लस का क्यू आवेश, और ये द्विध्रुव बन गया अपने पास। ये द्विध्रुव का केंद्र हो गया O, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस पर लिख दीजिए 2a लिखिए। अब क्या कहा गया कि किसी बिंदु पर, ना अक्ष पर है ना निरक्ष पर, कहीं पर ये मान लिया कोई बिंदु P है जो इसके केंद्र से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर, यहां से कितनी दूरी पर, r दूरी। तो इस बिंदु P पर क्या निकालना है, विभव निकालना है। अब बिंदु P पर विभव निकालना है, तो अपने विभव का फॉर्मूला क्या पड़ा कि V बराबर KQ अपॉन कितना होता है, विभव अपन ने शुरू में कहा कि कैसी राशि है भाई, अदिश राशि। अदिश राशि यदि है तो फिर वो प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि अदिश राशि सीधी सीधी जुड़ जाती है। सदिश राशि होती है तब तो फिर उसकी क्या लेने पड़ सकते हैं, घटक लेने पड़ सकते हैं। यहाँ अदिश राशि है तो अपन क्या करेंगे कि सीधा सीधा विभव को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। धनावेश के कारण क्या लिखेंगे, v बराबर k होगा, ऋणावेश के कारण क्या लिखेंगे, इसको माइनस का k कितना होगा, ये ध्यान रखना। मतलब जब v अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यदि आवेश आपको धनात्मक दिया गया तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, v बराबर k अपॉन कितना रखेंगे r, और यदि ऋणावेश दिया गया तो माइनस का k बटा कितना लिखेंगे, r लिखेंगे। तो किसी जैसे अपन
अपने विद्युत क्षेत्र में अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर भी जो विभव है उसमें भी अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है कि मान लिया कि अलग अलग आवेश जैसे Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है माइनस का, ये Q4 आवेश है, तो ये कोई बिंदु P है। यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। तो Q1 आवेश से मान लिया विद्युत P की डिस्टेंस कितनी है 8 है, Q2 आवेश से उसकी डिस्टेंस कितनी है 8 है, माइनस का Q3 आवेश है उससे इसकी डिस्टेंस कितनी है 8 है, और Q4 आवेश है उससे कितनी है 4 है। तो बिंदु P पर जो विभव होगा Vp वो इन सभी आवेशों के कारण विभव है उसका क्या होगा, योग होगा विद साइन। धनात्मक है तो धनात्मक, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक। तो फिर क्या लिखेंगे, मान लिया Q1 आवेश के कारण बिंदु P1 पर P पर विभव V1 है, Q2 के कारण कितना विभव है V2 है, Q3 के कारण कितना है V3 है, Q4 के कारण कितना है V4 है। तो अब Q1 कितनी दूरी पर है, R1 दूरी पर, तो क्या फॉर्मूला होगा KQ1 आपको लिखना होगा R1। Q2 कितनी दूरी पर है, R2 दूरी पर है, तो R2 दूरी से कितना होगा KQ2 बटा कितना होगा R2, और Q3 आवेश कितना है माइनस का Q3 है, कितनी दूरी पर है 8 दूरी पर है, तो माइनस का KQ3 आपको कितना होगा R2 और प्लस Q4 के कारण कितना देगा KQ4 आपको कितना देगा R। तो अपने को एक ऐसा योग है बीजगणितीय योग है, सीधा सीधा योग है जिसमें विद साइन को क्या करेंगे यूज करेंगे यहाँ पर। तो किसी बिंदु पर जो विभव है दो या दो से अधिक आवेशों के कारण, वो सभी आवेशों के कारण उत्पन्न जो विभव है उनके बीजगणितीय जो योग है उसके कैसा होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर माइनस का क्यू आवेश है और यहाँ पर प्लस का कितना है क्यू आवेश है। तो अब देखिए इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना है और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना है। तो अपन आपने को दूरी कितनी कहां से चाहिए, माइनस क्यू से, और माइनस जो प्लस क्यू है वहां से दूरी चाहिए। तो चलो ले लेते हैं कि मान लिया कि प्लस क्यू आवेश इससे जो दूरी है वो कितनी है r1, और माइनस क्यू आवेश है इससे जो दूरी है ये बिंदु P की वो कितनी है r2। माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू के कारण हमने मान लिया कि बिंदु P पर जो विभव है वो कितना है v1, और माइनस क्यू आवेश है उसके कारण विभव कितना है v2। तो बिंदु P पर जो विभव होगा Vp वो कितना होगा, दोनों विभव के योग के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे Vp बराबर v1 प्लस v2। अपना फॉर्मूला क्या है कि v बराबर kq को कितना होता है r, तो v1 कितना है, तो v1 बराबर किसके कारण है v1 प्लस क्यू आवेश के कारण, तो कितना होगा kq अपॉन कितना है r1, माइनस क्यू आवेश के कारण कितनी दूरी है r2, उसके कारण अपने कितना रहा v2 का, तो v2 बराबर माइनस kq अपॉन r, दोनों की वैल्यू रखते हैं। तो Vp इक्वल टू kq अपॉन r1 प्लस माइनस kq अपॉन r2, माइनस को गुणा करेंगे माइनस हो गया, तो Vp बराबर kq अपॉन r1 माइनस kq अपॉन r2, दोनों में से kq को क्या निकालते हैं कॉमन, तो Vp बराबर kq कॉमन ले लिया तो अपने पास बचा 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r2। लघुगम ले लेते हैं तो Vp बराबर kq, लघुगम कितना आ जाएगा r1 into r2, तो ये करेंगे r1 का भाग r1 r2 बचे r2 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया r2, और माइनस r2 का r2 में भाग क्या कर गया r1 को 1 से मल्टीप्लाई किया r2। तो ये अपने पास मिल गया अपने को कि Vp बराबर kq into r2 माइनस r1 बटा r1। अब बात ये आती है कि भाई अपने को तो वैल्यू कौन सी दी गई है, r दी गई है ना, जबकि अपना जो आंसर आ रहा है वो किसमें आ रहा है r2 और r1 में आ रहा है। इसका मतलब अपने को यहाँ पर वैल्यू किससे निकालनी है r1 और r2 की निकालेंगे, किसके रूप में निकालनी पड़ेगी r के रूप में। अब ये भी मान लेते हैं यहाँ पर कि जो आपने बिंदु दिया P वो इस बिंदु की जो अक्ष है उसके साथ में मान लिया कितना कोण बनाया भाई, ये थीटा को बना। अब कैसे निकालेंगे, तो अपन क्या करेंगे जो बिंदु P है इसको केंद्र मान लेंगे, और केंद्र मानकर जो ये r1 दूरी है इसके बराबर इसके ऊपर क्या काट दें चाप काट। तो मान लिया कि ये चाप बन गया किसी बिंदु n के ऊपर। अब इस चाप के ऊपर इस चाप को यदि इस बिंदु
इसको दे देते हैं बिंदु ए और इसको दे देते हैं बिंदु ए से इसको मिला तो इस पर से का इसको तो अब ये पास क्या बन गया त्रिभुज बन गया ओ ए एन ऐसा त्रिभुज हो गया ओ ए समकोण त्रिभुज बन गया इस ऊपर से ये 90 डिग्री ऐसा ही P को फिर के अंदर मान के क्या करेंगे ये जो ओ आर दूरी है इसके बराबर था इस PB भुजाएं को काट देंगे इतनी लंबाई का जो था वो यहां से काट देंगे ये चाप काट इसके बराबर आर दूरी के बाद ये जो चाप काटा था ये r1 दूरी के काटा था और ये वाला जो चाप है वो कितनी दूरी का काट है r दूरी का काट है अब इस चाप को भी मान लिया किसी n दूरी का काट इसको भी अपन उदाहरण के लिए हम उस ये भी कितने डिग्री है अब अपन सॉल्व तो अपने पास यहां पर देखो दो त्रिभुज है एक बना है OAN और एक बना है OB कैसे कैलकुलेट करें इसका बात है थोड़ा सा अलग से यहां पर एक ग्राफ नीचे मार देता हूं ये O ये A और ये N ये 90 डिग्री ये कितना है थीटा अब इसके अंदर आपने को क्या देखना देखो OA O से A टोटल कितनी है 2 A ये कितनी है A तो ये डिस्टेंस होगी क्या ये कितनी होगी अब निकालनी कौन सी ये वाली निकालनी है ये वाली निकालनी देखो तो ये निकालनी है 4 है ये वाली डिस्टेंस किसमें से निकालेंगे यहां देखो OP OP ये जो लेंथ है पूरी OP कितने भागों में टूटी दो भागों में O से N और N से P तो इसको लिख देता हूं ON प्लस L से P अब OP O से P कितनी है R है टोटल ये R बराबर ON OL अपने को नहीं पता लिख देते हैं OL प्लस LP ये देखो N यहां से ये अपने चाप काटा था किसके बराबर काटा था AB के बराबर कितनी है R1 तो R1 तो अपने को वैल्यू किसकी निकालनी थी R1 की तो निकाली तो R1 को निकालने तो OL का क्या करना है तो R1 बराबर R माइनस कितना हो गया OL हो गया इसका मतलब अपने को R1 निकालना है तो क्या चाहिए तो OL चाहिए ये OL चाहिए तो अपने को यहां पर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी ये 90 डिग्री है तो ये सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण होगी और ये अपने पास क्या बच गया आधार बच गया अब क्या है अपने पास पता किसका है कर्ण का याद क्या करना है आधार लगा दो लाल मुखा कर्ण और आधार इन दो से हमसे को कोई लेना देना नहीं कर्ण और आधार ढूंढना है कर्ण और ये आधार कहां पड़ा कोस के अंदर इसका मतलब क्या निकाले कोस का निकाले तो यहां से क्या लिखेंगे कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण आधार कितना है ON बटा कर्ण कितना है A क्या चाहिए था OL चाहिए था OL तो चाहिए था तो A का क्या करते हैं फंक्शन तो ये हो गया OL बराबर A इनटू कितना हो गया cos थीटा A इनटू कितना हो गया cos रख दो यहां पर वैल्यू तो R1 बराबर R माइनस OL कितना हो गया A cos थीटा हो तो अब R1 चाहिए तो R अपने को दिया हुआ होगा तो R पता हो गया A अपने को पता है कि दोनों वालों की डिस्टेंस होगी थीटा जो जिसको बिंदु पर निकलवाएगा कितनी डिग्री पे वो बिंदु R से रखा गया है जो बिंदु P है वो अपने को थीटा भी दिया जाएगा 2 डिग्री तो R2 डिग्री ऐसे ही किसकी निकालनी है R2 की निकालनी है तो R2 की निकाल लें R2 की निकालने के लिए देखो R2 कौन है B से P तक की डिस्टेंस B से P तक की डिस्टेंस तो BP को कहां से पढ़ा B से M B से M प्लस M से P M से P अब BP कितना है R2 बराबर BM अपने को नहीं पता तो वैसा वैसा प्लस MP ये चाप वहां किसके बराबर काटा था OP के बराबर काटा था इस डिस्टेंस के बराबर काटा था तो ये इसका मतलब MP है किसके बराबर है OP की और OP कितनी है R MP जो है उसको कितना लिखें OP के बराबर क्योंकि MP है वो बराबर है किसके OP के बराबर तो OP कितनी है R तो R2 बराबर BM प्लस कितना हो गया OP तो अब अपने को क्या चाहिए BM ये बात
फिर अपने पास वही तरीका, फिर बता देता हूं मैं, ये त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर, ये बी हो गया, ये एम हो गया, और ये कौन हो गया ओ। तो देखो ओ से बी कितनी डिस्टेंस है, ए, ये वाली डिस्टेंस है, ये भी कितनी है, ये 90 डिग्री है, और ये कितना है थीटा, मतलब ये। तो अब 90 के समय में ये क्या हो गया कर्ण, थीटा के समय में ये क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया आधा। कर्ण अपने को पता है, कोण पता है, और क्या निकालना है, आधार निकालना है। फिर वही पीछे वाला cos थीटा, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कौन है bm या nb, bm बटा कर्ण कौन है a, तो a का क्या करते हैं पक्षांतर, तो bm बराबर a into कितना हो गया, तो यहां से क्या बना r2 बराबर bm का मान कितना हो गया, इसको ऊपर में लिख देता हूं r, तो r प्लस a को छोटी डिस्टेंस है, तो r बराबर r1 बराबर कितना होगा, r माइनस कितना हो जाएगा a cos थीटा, और r2 क्या बड़ी है कितनी जितनी है, तो r प्लस कितना हो जाएगा a cos थीटा हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि इसी प्रकार से r2 बराबर r प्लस कितना है a cos थीटा है। तो अब अपने पास r1 भी आ गया और क्या आ गया r2 भी आ गया, इसको ब्रेक एंगल्स को विजुअल देते हैं और सरल करते हैं। तो v इक्वल टू बिंदु p पर k q इनटू कितना है r2, r2 की वैल्यू ये पड़ी r प्लस a cos थीटा माइनस माइनस r1 कितना है r माइनस a cos थीटा, r माइनस a, ये बात क्या है माइनस है यहाँ पर, तो ये माइनस और r माइनस नीचे भी लिख देते r प्लस a cos थीटा, r1 r2 पास है r, ये r1 माइनस है और r2 क्या प्लस r प्लस a cos थीटा। इस cos को बढ़ाएंगे तो r किसका हो जाएगा माइनस का, और a cos थीटा किसका हो जाएगा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस का बन गया और ये किसका बन गया प्लस का, तो यहाँ क्या हुआ r से तो r कट गया और a cos थीटा प्लस का, a cos थीटा प्लस का कितने हो गए 2a cos थीटा, तो vp बराबर aq इनटू कितना हो गया 2a अपॉन, अब नीचे देखो ठीक है ना, a माइनस b और a प्लस b, a r r b a cos थीटा, a cos थीटा, तो क्या हो गया a माइनस b और a प्लस b कितना होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है r, तो r स्क्वायर माइनस b कितना है a cos थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये क्या है q इनटू द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण किंतु दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इसको क्या कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, इसे लिखा था p से, तो vp बराबर kp अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास हो गया किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो ये फॉर्मूला बना कि इसी बिंदु पर Vp बराबर Kp अपॉन, सॉरी यहाँ पर cos थीटा भी है साथ में, ये पूरी cos थीटा Kp cos थीटा लिख देंगे, तो ये मेरे पास तो Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला। अब यदि अपन क्या करें कि भाई देखो a जो है वो लेस देन कितनी होगी क्योंकि r पर कितना भी दूरी पर x ले सकते हैं, तो ये जो अपने पास a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, a स्क्वायर cos स्क्वायर का ये कितना हो जाएगा 0। तो अब क्या बचा अपने पास कि vp बराबर kp cos थीटा अपॉन कितना, तो अपने पास किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव कितना है kp cos थीटा बटा कितना हो गया r स्क्वायर। विभव कैसी है अदिश राशि है, द्विध्रुव कैसी है सदिश राशि, तो यदि इसको अपन सदिश रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखें, सदिश रूप में लिखने के लिए Vp बराबर Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर ये मेरे पास है, इसको यदि यहां पर मैं लिखूं कि दिशा दिखाने के लिए क्या लगाने r क्या सदिश बटे सदिश का परिमाण, तो Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इनटू सदिश r बटा सदिश का परिमाण r हो गया।
अब द्विध्रुवात्मक वे भी कैसी है सदिश सदिश देखिए। अब यहाँ पर देखो P सदिश R सदिश और क्या है कोस। तो कैश कोस का किस में आता है अदिश गुणनफल के अंदर। तो क्या लिखेंगे इसको K P डॉट R P डॉट R अब R स्क्वायर को R बना दिया R ये हो गया P बराबर सदिश रूप। तो ये हो गया द्विध्रुव। अब यदि पूछा जाता है कि द्विध्रुव की अक्ष अक्ष पर और द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत विभव कितना होगा कि अक्ष अक्ष पर ये जो मैंने माइनस का क्यू लिया ये प्लस का क्यू लिया था और ये बिंदु पी लिया था केंद्र से कितनी दूरी पर r जिसको बोलेगा कितनी डिग्री कोण पर है थीटा डिग्री कोण पे है। तो अब अपन कह रहे हैं कि अक्ष अक्ष पर अक्ष अक्ष पर मतलब ये जो बिंदु P है वो इसकी अक्ष अक्ष पर यहां आ जाए यहां से चल के यहां आ जाए। अब यहां से चल के यहां पर आने का मतलब क्या है ये वाला जो है इस बिंदु P को अपन इधर लेके आ रहे ऐसे लेके आ रहे जैसे ही इस पे आएगा तो ये थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा मतलब अक्ष अक्ष के ऊपर थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 0 डिग्री और थीटा 0 है तो cos 0 बराबर कितना होता है 1 तो cos 0 की वैल्यू रख दें यहां पर cos 0 का मान कितना गया 1 हो गया तो अपने पास होगा क्या अपना अक्ष अक्ष पर v अक्ष बराबर कितना गया kp अपॉन कितना हो गया r स्क्वायर। तो अक्ष अक्ष पर विभव कितना होगा kp बटा कितना हो जाएगा r स्क्वायर। अब निरक्ष पर विभव या जिसको पहले और भी नाम देंगे अनु जो है अनुप्रस्थ अक्ष के ऊपर लंबवत अक्ष के ऊपर विषुवतलीय अक्ष के ऊपर। तो निरक्ष कौन सी है केंद्र से गुजरने वाली अक्ष से लंबवत ये रहेंगे। तो इस बिंदु P को यदि यहां पर लेकर आएंगे तो देखिए ये वाला कोण कितना हो गया 90 डिग्री मतलब निरक्ष के लिए थीटा बराबर कितना होता है 90 डिग्री और cos 90 बराबर कितना डिग्री होता है 0। cos 90 का मान कितना हो गया 0 तो पूरी वैल्यू ही कितनी हो गई 0 हो गई। इसका मतलब निरक्ष के ऊपर विभव कितना है यहां इस बिंदु पर विभव कितना होगा 0 होगा। तो इस तरह से द्विध्रुव की अक्ष अक्ष पर जो विभव है वो कितना होगा kb बटा r स्क्वायर और द्विध्रुव की निरक्ष पर जो विभव है वो कितना होगा 0 होगा। जबकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकाली थी वहां क्या आया था इस बिंदु P पर निरक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी मेरे पास। इसका मतलब कि भाई निरक्ष के ऊपर यदि विभव 0 है किसी बिंदु के ऊपर तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस जगह पर या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। लेकिन उल्टा सकते हैं यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है तो विभव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन विद्युत विभव यदि 0 है तो अपन ये नहीं कह सकते वहां पर कि विद्युत क्षेत्र शून्य होगा ही होगा। ठीक है तो ये अपने पास हो गया कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के अंदर आप वीडियो के नीचे जाके कमेंट में उसको लिख दें